तो पूरी तरीके से उनका बयान अलग आ रहा है। आपको जानकारी दे दें, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान सामने आया है। रिटायरमेंट पर राजनीति होने पर यह बयान दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्होंने अपना रिटायरमेंट इसी वजह से दिया है ताकि वो राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है, इसलिए कुछ लोग राजनीति में जाने का विरोध कर रहे हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जब से उन्होंने रिटायरमेंट दिया है तब से वो सुर्खियों में है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपना वीआरएस ही इसलिए दिया है ताकि वो राजनीति में आना जाए। कहीं ना कहीं उनके वीआरएस को सुशांत केस से भी जोड़ा जा रहा है। वो तो होगा ही, क्योंकि मेरा तो कोई माई बाप है नहीं ना, मैं तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता नहीं हूं ना। मेरे घर में कभी कोई जज, कलेक्टर, हाकिम और कोई पॉलिटिकल आदमी तो हुआ नहीं। खेत से निकला, खेती करता था, भैंस चराता था और खेत में हल चलाता था, वहां से उठ करके मैं आया हूं ना। तो बहुत लोगों को पचता नहीं है ये। तो ये तो संघर्ष का पार्ट है, हिस्सा है, और संघर्ष से तो मैं डरने वाला। निशांत इस वक्त सीधे इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, आप जिस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे का बयान आ रहा है राजनीति को लेकर कि उनका रिटायरमेंट राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तमाम चीजें वो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आने वाले कोई एक बड़े पद पर जरूर वो काबिज होंगे अब राजनीति में। गुप्तेश्वर पांडे सीधे तौर पर सियासत करने ही आए हैं और पहले भी उन्होंने इसकी इच्छा जताई थी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया था। वो और बीजेपी के टिकट से बक्सर में चुनाव लड़ना चाहते थे लालमुनि चौबे की जगह। हालांकि बीजेपी ने लालमुनि चौबे का टिकट नहीं काटा था और उस समय दोबारा उनका इस्तीफा नामंजूर करके उनको सर्विस में ले आया गया था। और गुप्तेश्वर पांडे का आपने जैसा बयान सुना, उस बयान से ये प्रतीत होता है कि वो एक तरीके से सिंपैथी में वोटर्स को लुभाने की सीधे तौर पर कोशिश कर रहे हैं। और डीजीपी से रिटायर होने के माफ कीजिएगा, डीजीपी के पद से वीआरएस लेने के बाद से वो कह रहे हैं कि वो जिस परिवार से आते हैं उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं था और उन्होंने भैंस चराई और तमाम चीजें, जिस तरीके से बयान राजनेता देते हैं वही डीजीपी जो एक्स डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के बयान में हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि गुप्तेश्वर पांडे सीधे तौर पर सियासत की शुरुआत कर चुके हैं अपने इसी बयान के साथ और बहुत जल्द हम देखेंगे कि या तो एक लाइन भी बोली गई थी विपक्ष की तरफ से कि गुप्तेश्वर पांडे जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं आने वाले बिहार के गृह मंत्री हो सकते हैं। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि गुप्तेश्वर पांडे को कोई मलाईदार पोस्टिंग दी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी करीबी माने जाते हैं, आरएसएस से भी उनका बहुत ही अच्छा जुड़ाव रहा है और ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे को कुछ बड़ा मिलेगा अगर जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बिहार में बन पाती है और गुप्तेश्वर पांडे चुनाव जीत कर आ पाते हैं। तो एक बात तय मान के चलिए कि टॉप 5 मिनिस्ट्री में से एक मिनिस्ट्री गुप्तेश्वर पांडे के पास होगी, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो या अन्य कोई मंत्रालय हो, लेकिन वो काफी बड़ा रहने वाला है। और गुप्तेश्वर पांडे ने जिस तरीके से बिहार में सुशांत सिंह मामले में जो तमाम बयानबाजी की थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे जल्द ही राजनीति की राह पकड़ सकते हैं और उन्होंने अब राजनीति की राह वाकई पकड़ ली। बिल्कुल, लेकिन निशांत अगर बात करें इस वक्त बिहार के राजनीतिक समीकरण की, तो वहां पर बीजेपी अपने दम पर तो चुनाव नहीं लड़ पा सकती है, क्योंकि जब तक गठबंधन ना हो बीजेपी अकेले दम पर चुनाव वहां पर नहीं लड़ पा सकती। अगर गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कुनबा बिहार में मजबूत हो सकता है। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे, सीधे तौर पर जेडीयू से कहा जा रहा है कि वो जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके काफी करीबी हैं, तभी डीजीपी पद पर रहते हुए एक व्यक्ति इतने सारे बयान दे देता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप समझ जाइए कि वो मुख्यमंत्री के कितने करीबी रहे हैं। और गुप्तेश्वर पांडे का जेडीयू से चुनाव लड़ना सीधे तौर पर एनडीए को मजबूत करना होगा और एनडीए मजबूत होगी तो बीजेपी ऑटोमेटिक मजबूत होगी। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जिस बिरादरी से आते हैं बिहार में, भूमियार बिरादरी, उसकी भी संख्या काफी अच्छी है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि उन्हें बक्सर, वाल्मीकि नगर या कहां से टिकट दिया जाता है। अच्छा निशांत, अगर उनकी
बिहार में उनकी फैन फॉलोइंग की बात करें, बिहार में काफी लोकप्रिय वो है क्योंकि कई ऐसे केस हैं जो उन्होंने सॉल्व किए थे। अगर सुशांत की बात कर ले, उसमें तो काफी सुर्खियों में वो आए थे। और अगर वो इस समय में राजनीति करते हैं तो कहीं ना कहीं जेडीयू को अगर वो जेडीयू ज्वाइन करते हैं तो बड़ा फायदा आने वाले चुनाव में मिल सकता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में सच में वो उम्मीदवार के तौर पर खड़े होंगे? देखिए, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू से उनको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। और गुप्तेश्वर पांडे के बिहार में अगर नाम की बात करें तो जो अशोक सम्राट बिहार का पहला ऐसा माफिया था जिसके पास AK-47 थी, और अशोक सम्राट का इन्होंने एनकाउंटर कराया था जब ये बेगूसराय के SP हुआ करते थे। और उसके बाद से गुप्तेश्वर पांडे का नाम तमाम लोगों की जुबान पर आ गया था। और ये एकमात्र SP रहे हैं जिनको AK-47 लेस जो है वो सिक्योरिटी दी गई थी बिहार में। और उसके बाद से गुप्तेश्वर पांडे के तमाम ऐसे बड़े एनकाउंटर्स में नाम लगातार आते रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि केवल सुशांत मामले से इनको बिहार जानने लगा था, इससे पहले भी तमाम ऐसे मामले थे जिसमें गुप्तेश्वर पांडे को बिहार जानता था। और DGP बनने के बाद से जिस तरीके से ये फ्रेंडली नेचर रहा है इनका, रात को 3 बजे इनको फोन किया जाए, 2 बजे फोन किया जाए, इन्होंने तमाम लोगों को रिस्पॉन्स किया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक DGP का इस तरीके से सियासत में आना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है कि भविष्य में तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी कुछ इसी तरीके की राह संभालेंगे और किसी भी राजनीतिक दल जो सत्ता में हो या विपक्ष में हो उसके हिसाब से काम करेंगे, जो कि IPS और IAS के लिए यानी ब्यूरोक्रेसी के लिए न्याय उचित नहीं होगा। चलिए निशान, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर पूर्व DGP राजनीति में सक्रिय होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उनके बयान तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।